मुखिया हर साल एक नई लड़की से शादी करता और फिर उसे तलाक के साथ पूरे बहुत सारे रुपए पैसे देकर उसके घर वापस भेज देता है। लड़कियां खुशी खुशी उसे शादी करती और अगले ही दिन तलाक लेकर अपने घर वापस चली जाती। मैं हैरान थी कि ऐसा क्यों करता है। एक दिन उस मुखिया की नजर मुझ पर पड़ गई और वह बोला, मुझे तुमसे ही शादी करनी है। मेरे घर वाले भी पैसे के लिए परेशान थे। वैसे तो मेरी शादी उससे कर दी गई। शादी की पहली रात मुझे हॉस्पिटल ले गया और बोला, मैंने अब तक बहुत सी लड़कियों से शादी की है ताकि मैं तुम्हें ढूंढ सकूं। वह लड़की तुम ही हो जो मेरी किस्मत बदल सकती हो। इससे पहले मैं इस बात का मतलब समझ पाती तो मेरी चीखें निकल गईं कि वह मेरी आज भी गांव में की मुखिया की शादी थी। मेरी दोस्त हिमांशी खास तौर पर मुझे यह सब सुनाने आई थी। आधी कहने लगी, क्या तुम्हें पता है कि गांव का मुखिया फिर से शादी कर रहा है? और मैं यह सुनकर हैरान हो गई कि वह अभी पिछले साल ही तो उसने शादी की थी और अपनी बीवी को भी तलाक दे दी थी। मैंने हैरान से होकर, यह क्या लड़की गांव की मुखिया से दूसरी शादी के लिए मान गई? मेरी दोस्त हिमांशी पागलों की तरह हंसने लगी और बोली, पागल लड़की, लगता है तुम्हें अभी तक कुछ नहीं पता। गांव का मुखिया हर साल एक खास लड़की से शादी करता है और अगले ही दिन उस लड़की को तलाक दे देता है। और सुना है वह लड़की को बहुत कुछ देकर उसके घर वापस भेज देता है। सोना चांदी जेवरात और बहुत सी मालो दौलत से। ऐसे ही कोई भी लड़की बेवकूफ होगी जो गांव की मुखिया से शादी करने से इनकार कर देगी। फिर वह कुछ चौंक कर कहने लगी तो कोशिश करना कि गांव की मुखिया की नजर तुझ पर न पड़े, वरना हो सकता है अगली बीवी उसकी तू बन जाए, क्योंकि सुना है वह हसीन लड़कियों पर ही आशिक हो जाता है। मैं उसकी यह बात सुनकर बहुत डर गई और मैंने कहा, मैं तो बहुत पहले ही घर से बाहर बहुत कम निकलती हूँ, अब तो मैं बिल्कुल भी नहीं निकलूंगी। मैं असल में यहाँ की रहने वाली नहीं हूँ और अपने माता पिता के 6 महीने से ही इस गांव में आई थी, इसलिए इस गांव की रस्म रिवाज, गांव के मुखिया के बारे में मुझे कुछ भी पता नहीं था। मैंने बस अपनी पिछली शादी होते हुए देखी थी। इसलिए हिमांशी की यह सब सुनकर मुझे बहुत हैरानी हुई कि गांव का मुखिया कैसा जालिम इंसान है जो पहली रात के बाद ही बेचारी लड़कियों को तलाक दे देता है। हिमांशी फिर शाम को आ गई और मुझसे कहने लगी, चल गांव की मुखिया की शादी देखने चलते हैं, पूरा गांव आया हुआ है। मैं अपनी माँ से इजाजत लेकर उसके साथ गांव की मुखिया की शादी देखने चली गई, लेकिन उसके किस्से सुनने के बाद मैं बहुत डर गई थी, इसलिए मैंने अपने मुंह पे एक दुपट्टे से अच्छी तरह से ढक लिया था। मैंने अपनी माँ से इजाजत ली और उसके साथ निकल गई। बड़ी माँ को भी शायद गांव की मुखिया के बारे में कुछ ठीक पता नहीं था, इसलिए उन्होंने मुझे जाने की इजाजत दे दी। हम शादी पर पहुंच गए तो मैं धूमधाम देखकर दंग रह गई। हिमांशी कहने लगी, तुम देखना, कल सुबह यह लड़की भी बहुत से माल के साथ तलाक लेकर उसकी हवेली से निकल आएगी। मैंने अफसोस से कहा, यह तो बेचारी लड़की पर बड़ा जुल्म करता है। तो हिमांशी ने बताया, कोई जोर जबरदस्ती नहीं होता, लड़की अपनी मर्जी और खुशी से शादी करती है और तलाक ले लेती है। उन्होंने कोई परेशानी होती। मैं बड़ा हैरान थी कि मुखिया ऐसा क्यों करता है, उसके साथ ऐसा क्या मामला था कि वह शादियों पर शादी करता है और फिर तलाक भी फौरन दे देता है। शादी में वापस आकर मैं पूरी तरह यही सोच रही कि भगवान की को भी अलग ही लीला है और इस एक तरफ वह मुखिया जो एक रात की शादी के लिए लाखों रुपए खर्च कर रहा है और दूसरी तरफ हर जैसे गरीब लोग जो कर्जों के बोझ में दबे हुए हैं कि सांस लेने की भी शिद्दत है। मेरा नाम सालनी है। हम 3 बहनें थी, हमारा कोई भाई नहीं था। मुझे बचपन से ही काफी परेशानी उठानी पड़ी थी। मेरे पिताजी शहर में नौकरी करते थे और कभी कभी मेले में छोटी सी दुकान भी लगा लिया करते थे, जिससे बस हमारा गुजारा बड़ी मुश्किल से हो जाता था। फिर पिताजी बीमार पड़ गए तो कई जगह से कर्ज लेकर उनका इलाज करवाना पड़ा। घर तक बिक गया और पिताजी हमें अपने पुराने घर से लेकर आए, जहां वो अपने भाइयों के साथ बचपन में रहा करते थे। हमारे घर में करीब इस कदर छाई हुई थी कि हमें दाने दाने के लिए मुंह देखना पड़ता था। मैं तो अपने आप को संभाल लेती, पर मेरी 2 छोटी बहनें चुप चुप कर रोया करती थी। एक दिन मैंने अपनी बहनों को रोते हुए देख लिया। वह रोते हुए कह रही थी, काश हम पैदा ही ना हुए होते या फिर पैदा होते ही मर जाते तो आज यूं भूखा न रहना पड़ता। मैंने जो अपनी यह बात सुनी तो मुझे बहुत दुख हुआ था कि मेरा तो चलो जैसे तैसे बचपन गुजर गया, पर मेरी बहनों की भी गुर्बत की जिंदगी गुजारी है। क्योंकि मैं सबसे बड़ी थी तो किसी के सामने दिल का बोझ भी हल्का नहीं कर
सकती थी। उस दिन अपनी बहनों को रोते देखकर मेरा दिल बहुत तड़प उठा था। मैंने माँ से कहा, माँ जरा बाहर जा रही हूँ, थोड़ा टहल कर आती हूँ, थोड़ी देर बाद आ जाऊंगी। माँ ने मुझे बाहर जाने की इजाजत दे दी, जैसे वह इस बात की वाकिफ थी कि वह मेरे अंदर क्या चल रहा। मैं घर से बाहर निकलकर खेतों की तरफ चली आई, क्योंकि वहाँ जगह बहुत सुकून और साफ सुथरी थी। खेतों के पास टहल कर रही थी कि तभी वहाँ हमारे गांव का मुखिया आ गया। उसकी नजर मुझ पर पड़ी तो मेरे डर के मारे रोंगटे खड़े हो गए। मुझे हिमांशी की बात याद आ गई तो मैं वहां उसके देखकर जल्दी से भाग गई। आकर भी मेरा दिल डर की वजह से धक धक कर रहा था। मैं परेशान हो गई थी कहीं कोई इल्जाम भी ना लगा दे मुझे पर। थोड़ी ही देर की हिमांशी चली आई, कहने लगी, मुझे तुझे गांव के मुखिया ने देख लिया है, अब तेरा कुछ नहीं हो सकता। मैं डर गया। उसी खौफ सी का असर था कि मुझे बहुत तेज बुखार आ गया। मैं थक कर बुखार के तपने लगी। मेरी माँ मुझे खाना बनाने को कह रही थी। मेरा जिस्म में तो जैसे जान ही नहीं थी। तक आकर माँ मेरे कमरे में आई और मुझे हाथ लगाकर चेक करी तो चीख पड़ी कि फौरन ही गांव के एक डॉक्टर को बुला लिया था जो सबका इलाज करता था। डॉक्टर ने मेरा चेकअप किया और माँ से कहने के हुए बाहर निकल गए। ये बच्ची की फिक्र और परेशानी से दूर रखे। ज्यादा डर खौफ की वजह से दिमाग का नस फटने का खतरा होता है। डॉक्टर ने के जाने के बाद माँ मुझे घूरते हुए कहने लगी, किस बात की टेंशन है तुम्हें, क्या क्यों मरने वाली हालत बना रखी है। अब मैंने हिम्मत करते हुए माँ को बता दिया कि गांव के मुखिया की नजर मुझ पर पड़ गई है, जो हर साल नई लड़की से शादी करने के बाद अगले ही दिन उसे तलाक दे देता है। माँ मेरी बात को ना समझी और बोली, तुझे इतनी फिक्र क्यों हो रही है, तूने कौन सी चोरी की है जो तुझे डर लग रहा है। माँ की बात पर मेरा दिल किया कि मैं अपना सर पीट लूं। इससे पहले कि मैं माँ को समझाती, बाहर से दरवाजा को किसी ने जोर जोर से खटखटाना शुरू कर दिया। आवाज सुनकर मैंने अपनी सांस रोक लिया। दरवाजा खोला गया तो बाहर गांव का मुखिया अपने लोगों के साथ खड़ा था और उसके साथ ही मेरे पिताजी भी थे और शायद साथ लेकर घर आए थे। पिताजी ने उनका बैठक पे बैठाया और माँ को चाय बनाने के लिए गांव का बाहर मुखिया चाय बनाने से मना कर दिया। आखिर वो अमीर इंसान तो गरीब के घर क्या चाय पीने कैसे पीता। उसके मेरी माँ को भी बैठक में बुला लिया और मेरे साथ मेरा हाथ मांग लिया। उसने बात का हक्का बक्का रह गया और गुस्से से बोल की, मुखिया हम गरीब जरूर है लेकिन बगैरत नहीं जो रुपया पैसे के लिए हम अपनी बेटी को सौदा कर दे। हम अपने कर्जे खुद उतार लेंगे, आप अपनी बेटी को दादगार नहीं करेंगे। मुखिया बात करके चला गया। अब माँ और पिताजी का फैसला करना था, बेटी की इज्जत का या पैसे। मैंने जब यह बात अपनी बहन की जुबानी सुनी तो आसमान जैसे मेरे ऊपर गिर पड़ा। आखिर वही हुआ जिससे मुझे डर था। माँ ने तो साफ साफ मुखिया को जवाब दे दिया था, क्योंकि मैं अपनी बहनों को जो जुबान रखी थी और इसी साल में आखिर मेरी शादी होने को तय हो गई। मगर पिताजी कह रहे थे कि एक बार मुझसे बात कर ली जाए कि जैसे मैं कहूँगी वैसे ही करेंगे। पिताजी की बात पर गुस्सा तो बहुत आया कि पिताजी को पता नहीं कि मेरी मांगनी हो चुकी है, फिर भी मैं ऐसी बातें कर रहे हैं जो मैं मर कर भी पूरा ना कर सकूं। पिताजी की राय पर माँ ने भी हामी भर दी और पिताजी को मुझसे बात करने की इजाजत दे दी। पिताजी मेरे पास आए, कहना शुरू किया, बेटी हमारा कोई बेटा नहीं है जो हमारा सहारा बने, जो अपनी बहनों का ख्वाब पूरा करने की मेरी मदद करे। हमारे घर के हालात हमारे सपने हैं। पिछले 10 सालों से हमारे ऊपर जो कर्जा है वही उतरने का नाम नहीं ले रहा। और फिर तुम्हारी छोटी बहनें भी अपनी बहुत सी ख्वाहिशों को अपना दिल में दबा लेती है। अगर तुम मुखिया से जिसे शादी के लिए हाँ कर दो तो अगले ही दिन तलाक ले लो, हमारे सारे मसले हल हो जाएंगे। और रही बात तुम्हारी मंगेशकर की, वो तो भी कोई डॉक्टर इंजीनियर नहीं है जिससे तुम शादी करके बहुत अच्छी जिंदगी गुजारोगी। कि अगर वह मुझसे सच्चा प्यार करता तो तुम्हारी मजबूरी और परेशानी को भी समझेगा। और अब फैसला तुम्हारे हाथ में है, जैसा तुम कहोगी वैसे ही होगा। पिताजी मुझसे बात करके चले गए और मुझे कसमकस में डाल गए। मैंने सारी बातों को सोचा और फिर एक फैसला लिया कि मैंने पिताजी से कहकर मंगेशकर पीयूष के बुलाया और कहा कि उसे बातचीत करके फैसला ले सकूं। अगले दिन पीयूष हमारे घर आया। मैंने उसे लेकर छत पर गई ताकि मैं आराम से और सुकून से उससे बात कर सकूं। मैंने पीयूष को पिताजी और गांव के मुखिया की कई बातें बताई तो उसके चेहरे पर रंग गुस्से से लाल हो गया। मैं उसके दिल का हाल को समझ रही थी, मगर मुझे एक चीज को समझना था, शादी के बाद मेरा और पीयूष का फ्यूचर या फिर और मुझे मेरी बहनों का और मेरे माँ बाप का सहारा बनना था। उसने मेरी बात सुनकर इनकार कर दिया और उठकर जाने लगा। तो मैंने कहा, मैं पिताजी के फैसले पर राजी हूँ। पीयूष गुस्से में मेरी तरफ
पलटा और घूरती नजरों से मुझे देखकर बोला, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? उसको सदमा लगा था और सदमे की वजह से वो काफी आवाज ठीक से निकल भी नहीं पा रही थी। मैं सब जानते मुझसे भी उससे नजरें चुराने पर मजबूर थी। मैंने उससे कहा कि दिमाग खराब हो गया मेरा, क्योंकि मेरे माँ बाप का कोई बेटा नहीं है और मैं उसको कर्ज में डूबा हुआ नहीं देख सकती। और मैं फिर एक ही दिन की तो बात है, हमारे सारे मसले हल हो जाएंगे और बगैर किसी के फक्र के हम दोनों एक हो जाएंगे। क्या क्या तुम नहीं चाहते कि हमारी परेशानी खत्म हो? या इतनी ही प्यार था मुझसे जो मुझे समझ ही नहीं पा रहे हो? मेरी इमोशनल बातें सुनकर पीयूष का दिल नरम पड़ गया और वह शादी के लिए मान गया। पीयूष के जाने के बाद मैंने माँ से कहा, मैं शादी के लिए तैयार हुआ। या मैंने किस तरह का दिल पत्थर रखकर कहा था यह मैं ही जानती हूँ, पर मुझे इस जगह पर कमजोर नहीं पड़ना था। मैं सो नहीं पड़ी और पिताजी के मुखिया जी को हाँ का जवाब भिजवा दिया। माँ ने जब यह बात सुनी वह अपना सर पीटने लगी और मुझे समझाने लगी। मैं फैसला कर चुकी थी, मुझे पीछे नहीं हटना था। माँ की तकलीफ का भी मुझे अंदाजा था, पर पिताजी का भी कोई कसूर नहीं था। वह किसी इस उम्र में भी कर्ज का टेंशन लेते वो वक्त से पहले ही बुरे हो जा रहे थे। जब मैं अपने फैसले पर पक्के पर ना रहो तो माँ ने भी चुप्पी साध ली और यूं एक हफ्ते में हम अंदर ही मेरी शादी की तैयारी हो गई। मैं लाल जोड़े में विदा होकर मुखिया के बंगले में आ गई। सारे दिन की थकी हारी मैं जब मुलायम गद्दों पर बैठी तो बैठने के साथ ही मुझे नींद की दवा ने देवी ने अपने आगोश में भर लिया और मैं बैठे बैठे कब सो गई पता नहीं चला। आँख तो मेरी तब खुली जब मैंने अपनी कलाई पर कुछ महसूस किया। खौफ की जगह से मेरे हलक में कांटे आ गए थे। मैंने बहुत हिम्मत इकट्ठा करके उसको अपने ऊपर से हटाने के लिए आंखें खोली तो देखा मेरा पति मेरी कलाई पर उंगली फेर रहा है। फिर अचानक पता नहीं मेरे पति को क्या हुआ, उनसे मेरी कलाई थोड़ी और दूर जाकर खड़ा हो गया। फिर बोला, हमें हॉस्पिटल चलना है, जल्दी उठो और अपने कपड़े बदल लो। मुझे उनकी बातें सुनकर उनके दिमाग हालत का शक हुआ। मैं जाने में मना करना चाहती थी, पर पहली रात कुछ ऐसा नहीं करना चाहती थी जो वो मुझे तलाक न देता। मैं कपड़े बदल कर उसके साथ गाड़ी में बैठकर फिर हम हॉस्पिटल पहुंचे तो वहां जाकर मैंने उसे देखा। उसे देखकर मैं होशो हवास को बैठी। मेरा पति डॉक्टर की बात कहने लगा, वाह लड़की तुम ही हो जिसकी तलाश मैंने आज तक कितनी शादियों की है। बस तुम्हें तलाक नहीं दूंगा, अब से तुम मेरी पत्नी बनकर रहोगी। मैं उसकी बात सुनकर बेहोश हो गई। वह मुझे गाड़ी से डालकर घर ले आया। आकर वह मुझे होश आया तो उसकी बातें याद करके मेरी रूह कांप गई। इधर उधर मैंने देखा मगर वह कहीं नहीं था। मेरा पति तो पता नहीं कहाँ चला गया था, मगर नौकरानी मेरे आसपास ही थी। उन्होंने बताया कि आपके घर वाले आए थे, मगर मालिक ने उनको यहाँ कहकर वापस भेज दिया कि आपकी बेटी से मिलने आप लोग जब मर्जी हो तब आओ, मुझे कोई एतराज नहीं है। मगर मैं उसे तलाक नहीं दे रहा और मालिक ने उसके घर वालों को पैसे का भरा बैग और रहने के लिए घर भी दिया है। नौकरानी की बात सुनकर मेरा दिमाग दिल किया कि मैं चीख चीख कर रो दूं, क्योंकि मेरे घर वाले ने मेरे साथ क्या किया। मैं अपनी ही नजरों में गिर गई थी जब मैं उस मुखिया में किस मुंह से बहस करती, जब मेरे ही घर वाले मुझे छोड़कर जा चुके थे। मुझे सबसे ज्यादा दुख पीयूष के बारे में सोच सोच कर हो रहा था। उसे जब पता चलेगा मेरी तलाक नहीं हुई तो वो मुझे बेवफा समझेगा और सोचेगा मैंने पैसे की चमक धमक देकर तलाक देने से इनकार कर दिया। यह सारी बातें सोच सोच कर मेरा दिमाग खराब हो रहा था। मुझे समझ में नहीं आ रहा था आखिर मैं अपनी मर्जी से अपने गले में फांसी कैसे लगा लूं। इससे पहले मैं रोना शुरू कर देती, मेरा पति कमरे में आया और मुझसे मेरा हाल पूछने लगा। मैंने उसे झूठ इंसान को देखा और मेरा खून खौल गया, जिसे एक रात की बात करके शादी की थी और अब अपनी बात से मुकर रहा था। उसने मेरे चेहरे को छूना चाहा तो मैंने गुस्से में आकर हाथ झटक दिया और बोली, मैं तब तक तुम्हें अपने पास नहीं आने दूंगी जब तक तुम मुझे इस राज की हकीकत बता नहीं दोगे। तुम क्यों हार सार नई लड़की की शादी करके उसे तलाक दे देते हो और अब मुझे तलाक क्यों नहीं दे रहे हो? पति ने मेरी बात सुनी। वो तो बोला, मैंने शादी की है तुमसे, तुम पत्नी हो मेरा तुम पर पूरा हक है। तुम्हें छूने के लिए मुझे तुम्हारी इजाजत की जरूरत नहीं है, मगर मैं क्योंकि अब सारी जिंदगी तुम्हारे साथ ही गुजारना चाहता हूँ तो आज नहीं तो कल तुम्हें इस सवाल का जवाब जरूर दूंगा। मुझे इस बात पे बहुत गुस्सा आया, मगर मैं अपने गुस्से को पी गई और बोली, मुझे तुम सच बताओगे तभी मैं तुम्हारे साथ रहूंगी, वरना मैं अभी जान ले लूंगी। यह बात सुनकर उसके चेहरे पे रंग बदल गया। वह उसने जल्दी से ही अपने गुस्से पर काबू पा लिया और कहने लगा कि राज तो मैं तुम्हें बता ही दूंगा, मगर याद रखना मुझसे अगर तुमने बेवफाई की यानी मेरी जान लेने की कोशिश की तो मैं तुम्हारे पूरे खानदान को नहीं छोड़ूंगा।
उसकी बात सुनकर मेरा दिल जैसे ही किसी ने मिट्टी से बंद कर दिया। मैं यह बात तो भूल ही गई थी, मैंने अपने घर वालों के लिए ही शादी की है और किसी आम इंसान से नहीं, बल्कि गांव के मुखिया से, जिसे कोई कानून या पुलिस कुछ नहीं कर सकता था। मेरा दिल किया कि मैं अपनी किस्मत पर फूट फूट कर रोने लगूं, मगर मैं उसके सामने रो कर खुद को कमजोर साबित नहीं करना चाहती थी। मुझे इस बस चुप कर रह उसकी जासूसी करनी थी, ताकि उसे रंगे हाथ पकड़ कर सकूं। मुझे चुप देखकर मेरा पति ने दोबारा मुझसे इस टॉपिक पर कोई बात नहीं की, और उससे यही बात मुझे परेशान कर रही थी कि कोई इंसान किसी को धोखा देकर इतना संतुष्ट कैसे रह सकता है। शादी को एक हफ्ता गुजर गया था और इस हफ्ते में मैंने बहुत कोशिश की कि किसी तरह वह मुझे तलाक दे दे, मगर मुझे कामयाबी हासिल नहीं हुई। आखिर उसे मेरी तलाश थी कि क्यों, मैं तो उसे जानती भी नहीं थी। मेरी मुश्किल हल निकला कि मैं ऊपर नजर रखूं। मेरा पति जब भी किसी से कॉल पर बात करने लगता, उठकर कमरे से बाहर जाता। उसकी यही हरकत मुझे नागवार गुजरती थी, मगर उसे तो जैसे मेरी परवाह ही नहीं थी। मुझे उससे पूछने पर भी या मुझे सच न बताता तो बेहतर यही था कि मैं उसकी किसी भी तरह बातें सुनूं। ऐसी ही हरकतें हुए 15 दिन गुजर गए थे, कोई भी सुराग मेरे हाथ न लगा। अब तो मुझे लगने था जैसे मैं कभी भी हकीकत नहीं जान पाऊंगी, पर मुझे हिम्मत नहीं छोड़नी थी। मैं दिल ही दिल में प्रार्थना करती थी किसी भी तरह मुझे इसका राज पता चल जाए, ताकि मैं मुखिया को गलत साबित करके अपनी जान छुड़ा सकूं। आखिर एक दिन आ गया, रात को 12 बज रहे थे कि तभी मेरे पति को फोन पर किसी की कॉल आई। पहले वह उठकर कमरे से बाहर जाने लगा, फिर मुझे सोता हुआ देख वहीं पर बैठ बात करने लगा। दूसरी तरफ तो न जाने कोई क्या कह रहा था, पर अपने पति की बातें सुनकर कुछ खास मेरे पल्ले नहीं पड़ रहा था। उस वक्त मेरी नींद उड़ गई थी जब मेरे पति ने कहा, यार किसी भी तरह इस बला से मेरा पीछा छुड़वाओ, वरना काम तमाम कर दो। इसकी रोज की बकबक से मैं तंग आ गया हूँ। मैंने जब इतना सुना तो मेरा दिमाग तेजी से काम करने लगा है। जान चुकी हूँ कि यह कोई लड़की का मामला है। अब तो मामला और भी संगीन हो चुका था। उसकी बातें सुनकर मेरा इरादा कर लिया था कि किसी भी तरह मुझे इस बेचारी लड़की को उसके चंगुल से आजाद करवाना ही होगा, वरना यह मंजिल आसान जालिम इंसान इसकी जान ले लेगा। अगले दिन जब मेरा पति घर से बाहर निकला तो मैं भी उसके पीछे घर से बाहर निकल गई। घर के नौकर नौकरानी को भी मैंने पहले ही अपने साथ मिला लिया था। अब बेफिक्र होकर मैं सब काम कर सकती थी। उसका पीछा करने के लिए मुझे मेरे दिल ने मना भी किया था। मैं दिल को मजबूत करने लगी और उसके इरादे को नहीं हटी, और उसके एक घर में जाता दुआ देखकर मैं वहीं वापस लौट आई। अब मेरे दिमाग में अलग अलग ख्याल आ रहे थे। मैं उन्हीं ख्यालों में बैठी थी। मेरा पति घर आया, वहाँ फिर किसी से फोन पर बात कर रहा था। मैं उठकर सुनने गई तो वहाँ किसी से कह रहा था, कल फिर उसी जगह आप आ जाना, तुम्हारा काम हो जाएगा। मैं दिल में खुश होने लगी कि चलो अब इस आंख विचोली के खेल में जान छूटने वाली है। उससे पहले मेरा पति मुझे देखता मैं जल्दी से कमरे में आ गई। मुझे बहुत बेसब्री से कल का इंतजार था। मैं मन ही मन खुश हो रही थी कि आने वाला कल मेरी जिंदगी की पूरी तरह से बदल देगा। कल का दिन आया तो अपने पति के जाने के बाद भी उसके पीछे ही घर से निकल गई। आज मेरा पति रास्ते में कुछ लोगों से भी मिला था। जब मुझे टेंशन होने लगी कि कहीं उन लोगों में से कोई ना हो जिसकी वजह से मुझे आज़ादी मिलेगी। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मेरे पति को शक हो गया था कि मैं उसका पीछा कर रही हूँ, तभी वह जानबूझकर ऐसे कर रहा है ताकि मैं समझ न सकूं और तंग आकर अपनी हरकत छोड़ दो। इस सोच में पर मैंने खुद यह सोचकर समझाया कि अगर वह जान लेता तो मुझे घर से बाहर निकलने से मना करने के लिए किसी से डरने या किसी की इजाजत लेने की जरूरत नहीं थी। मैं इन्हीं सोच गुम थी। मेरा जब पति फिर उसी घर में चला गया और जाकर इस कमरे में बैठ गया। उस कमरे में साथ एक और कमरा भी था। मैं जल्दी से उस कमरे में घुस गई और कमरे की खिड़की से दूसरे कमरे में देखने लगी। तब वही लोग आए और मेरा मंगेतर प्यूस भी। इन सब में यहाँ देखकर मुझे किसी अनहोनी का एहसास हुआ और मैं डरते डरते चोरी चुपके वहाँ से निकल कर घर आ गई। मैं जितना इस मामले को आसान समझ रही थी वह उतना ही मुश्किल था, और यह दिन ब दिन उलझता ही जा रहा था। मैं परेशान बैठी थी कि मेरा पति घर आया और मुझे उदास बैठे देखकर बोला, आज तुम्हारे लिए सरप्राइज है, इसलिए नहा धोकर अच्छे से तैयार हो जाना, तुम्हें लेकर कहीं बाहर जाना है। मैं तुम्हें आज तुम्हारे सभी सवालों के जवाब वहीं पर दूंगा। इतना कहकर वहां से चला गया और मैं जल्दी से नहाने चली गई ताकि उसके आने से पहले मैं तैयार हो सकूं। नहा धोकर मैं अच्छे से तैयार हो चुकी थी
और घर के ग्राउंड में उसका इंतजार करते हुए टहल रही थी। तभी मुझे गाड़ी का हॉर्न सुनाई दिया। मेरा पति आ चुका था और मेरे बारे में पूछ कर मुझे पुकारता हुआ ग्राउंड की तरफ आ रहा था। सामने मुझसे चलने के लिए कहा और चुपचाप जाकर गाड़ी में बैठ गई। मेरा खामोश होना मेरा पति भी नोट कर रहा था। उसने भी कोई बात नहीं की और गाड़ी स्टार्ट कर दी। हमारी गाड़ी गांव की ऊंची नीची छोटी छोटी गलियों में चलती जा रही थी और मैं अपनी जिंदगी के बारे में सोचती उदास हो रही थी। गांव में खेत तैयार होकर खड़े हो गए थे और ट्यूबलाइट देखकर मेरी आंखों में आंसू बह निकले। वह यह जगह थी जहाँ खेल कूद कर मैं बड़ी हुई थी। तभी वो खेत मेरी नजरों के सामने से गुजरा तो जैसे किसी ने मेरी आंखों में मिर्ची भर दी। मुझे उस खेत की नफरत थी महसूस हुई। वह जगह थी जहाँ मेरे पति की नजर मुझ पर पड़ी थी। काश मैं उस दिन घर से बाहर ना निकलती होती, मगर अब वह काश वापस नहीं लौट सकता। उन्हीं सोचों में गुम पता ही नहीं चला कि कब सफर खत्म हुआ और अपनी मंजिल पर पहुंच गए। होश मुझे तब आया जब गाड़ी रुकी और मेरे पति गाड़ी से बाहर निकलकर मेरी साइड दरवाजा खोलकर खड़े थे। उनकी पत्नी तरफ देखता मैं गाड़ी के नीचे उतर आई और अब दोनों एक बार की तरफ जाने लगे। दरबार आए साइड पर बने कच्चे मगर साफ सुथरे घर के मुझे लिए मेरा पति दाखिल हुआ और एक कमरे में जाकर बैठ गया। अभी थोड़ी देर ही गुजरी थी कि वहाँ एक बाबा जी आए और बोले, हाँ भाई, तुम्हारी तलाश खत्म हुई कि नहीं? हो गई है बाबा जी, और ये मेरी पत्नी है। इन दोनों की बातें सुनकर मुझे कुछ समझ में नहीं आया कि ये दोनों कैसी बातें कर रहे हैं। बाबा जी के बैठने के बाद मेरा पति बोला, बाबा जी, मैं आपसे इजाजत लेना आया हूँ ताकि अपनी पत्नी को सच बता सकूं और नई जिंदगी की शुरुआत कर सकूं। अगर आपकी इजाजत हो तो मैं शुरू करूं? बाबा जी ने कहा, इजाजत है, जाओ और अपनी जिंदगी की जियो। अपनी उनकी यही घुमाने वाली बातें सुनकर मेरे माथे पर सिलवटें पड़ने लगी। यह सब मुझे ढोंग लग रहा था कि मेरा पति उठ कर खड़ा हुआ और हम वहां से इजाजत लेकर वापस आ गए। घर आकर मेरे पति ने सारे नौकरों को छुट्टी दी और सारे दरवाजे खिड़कियां बंद करने लगा। ऐसा करते देख मैं डरने की वजह से मेरा रंग पीला पड़ गया था, जिसे देखकर मेरा पति बोला, डरो नहीं, यह बस एहतियात थी ताकि कोई यहाँ राज जान न सके। इसलिए बातें सुनकर मेरी सांस में सांस आई। फिर मेरा पति मुझे लेवल बैठ गया और बोला, आज यहाँ से 10 साल पहले की बात है, जब मैं 20 साल का था। आम खानदानी रईस से हमारे किसी रिश्तेदारों में हम ऐसा खतरनाक जादू करा दिया कि हमारी दौलत भी खत्म होने लगी और मेरी सेहत भी खत्म हो गई। एक दिन मैं शिकार खेलने गया हुआ था कि मुझे कोई शिकार न मिला और मैं गुस्से के सारे निशाने खराब करने लगा। मैं उस काम में इतना ज्यादा बिजी था कि मुझे आसपास का कुछ पता ना था कि यह बाबा जी कोई जड़ी बूटी लेने जंगल आए हुए हैं। मुझे ऐसा करते देखकर मेरे पास आ गए और बोले, तुम पर जादू है और कितना खतरनाक है कि जिस लड़की से भी शादी करोगे वो तुम्हारे जिस्म की ताकत खत्म कर देगी और तुम्हारी दौलत सारी बर्बाद हो जाएगी। मगर एक तरीका है जिससे यह जादू खत्म हो जाएगा। अगर तुम उनको एक दफा देखे बगैर अपनी शादी का हक लिए बिना ही उसे तलाक दे दो। मगर एक बात का ख्याल रखना कि वह लड़की जरूरतमंद हो। मैंने कहा, मैं बहुत परेशान हूँ और कहा कि ऐसे तो मैं कभी असली वाली शादी नहीं कर सकूंगा। पर वह बाबा जी जा चुके थे। फिर जब मैंने पहली शादी की देखभाल का एक जरूरतमंद लड़की देखी तो अपनी पत्नी को छुए बगैर माल दौलत देकर उसे तलाक दे दी। इससे मेरी दौलत में बहुत ज्यादा बढ़ोतरी हो गई और जादू का जोर भी कुछ कम हो गया। फिर और इसी तरह दूसरी शादी की तो मैं इलेक्शन जीत गया। फिर तीसरी शादी करके मैंने 12 शादी की और धीरे धीरे मुझ पर हुआ जादू खत्म हो गया। फिर मैंने सोचा, अगर ऐसे ही शादी करके मैं तलाक देता रहूंगा तो मैं अपना वारिस कैसे बनाऊंगा और इतनी जायदाद किसके लिए इकट्ठा कर रहा हूँ। फिर मैं उसी जगह पर गया और उन बाबा जी को तलाश करना चाहा, पर वो वहाँ पर नहीं थे। मैं शादी करके और तलाक देकर तंग आ चुका था। तब मैं भी सुकून की जिंदगी चाहता था। मैंने दर की खाक छानी बाबा को तलाश करने के लिए, ताकि मैं उनसे पूछ सकूं कब तक मैं तलाक देता रहूंगा, शादी करता रहूंगा। कई महीने गुजरने के बाद जब मुझे बाबा जी के ठिकाने के बारे में पता चला, मैं आनन फानन वहां पहुंच गया। वहां पहुंचे तो जैसे ही बेजान सा होकर जमीन पर गिर गए। एक दिन आराम करने के बाद अगले दिन बाबा जी ने मुझे अपने पास बुलाया। मैंने बाबा जी से कहा कि बाबा जी, अब मैं थकने लगा हूँ। मैं कब तक लोगों की बातें सुनता रहूंगा? मुझे बता दे, मुझे और कितनी शादी करनी पड़ेगी और ताकि मैं एक दफा सब करके चैन की जिंदगी गुजार सकूं। बाबा जो मेरी बात सुनकर मुस्कुराए और बोले, बेटा
तक तुम शादी करते रहोगे, तलाक देते रहोगे, जब तक तुम्हें एक ऐसी लड़की ना मिल जाए जो तुम्हारे खानदान का वारिस पैदा करने वाली होगी। बाबा जी की बातें सुनकर मैं चल गया और बोला उसकी कोई खास निशानी बता दे ताकि मैं उसकी अपनी तलाश जारी रख सकूं। फिर बाबा जी ने कहा उसे देखकर जो तुम सबसे पहले तुम्हारे दिल का ख्याल आएगा वह यही होगा कि इससे बाद से किसी और लड़की से शादी नहीं करोगे, या कि यही थी जिसकी मुझे तलाश थी। और जब मैंने तुम्हें देखा तो मेरे दिल ने कहा कि तुम ही वही लड़की हो जो मेरी पत्नी बनोगी। यूं मैंने तुम्हारे घर रिश्ता भिजवाया और हमारी शादी हो गई। आपने पति की सारी बातें सुनकर भी कुछ था जो मुझे खटक रहा था, क्योंकि जब शादी की रात मेरा पति मुझे देखने के बाद हॉस्पिटल ले गया था तो वहां जाकर उसने कहा था तुम ही वही लड़की हो जिसकी मुझे अब तक तलाश थी। कुछ देर चुप रहने के बाद मैंने लगे हाथों को पर बात भी पूछना का इरादा किया और कहा कि मैं कैसे यकीन कर लूं कि यही बात सच है जब के हर लड़की को शादी की रात तो तुम तलाक दे देते हो और मुझे लेकर हॉस्पिटल ले गए। यह हॉस्पिटल वाला क्या राज है और इसमें कब तक पर्दा उठाने का इरादा है। मेरी बात सुनकर मेरा पति बोला सारे राज आज ही जान लोगी क्या? कुछ तो कल के लिए भी रहने दो। मगर मैंने सोचा अगर आज यह राज ना पूछ सकी तो शायद कभी ना पूछ पाऊंगी, इसलिए आज ही पूछना का इरादा कर लिया। मुझे लगता है कि मेरा पति मेरा चेकअप करवाने लेकर आया था ताकि वह जान सके कि मैं कुंवारी हूँ या नहीं, पर यह बात मैं शक के बिना इस पर थोप नहीं सकती थी जब तक उसके मुंह से सुनना लेती। मैं मजबूर थी और एक ऐसे इंसान के साथ सारी जिंदगी नहीं कर सकती थी जिसको मेरे कैरेक्टर पर पहले ही शक हो। बेशक मैं अपनी कजिन को पसंद करती थी और मंगनी भी कर रखी थी, मगर मैंने या पीयूष ने कभी भी अपने हद पार करने की कोशिश नहीं की। फिर कैसे मैं इतनी बड़ी बात बर्दाश्त कर लेती, मगर अगर मैं शरीफ ना होती तो क्या मुझे भी अब तक तलाक मिल चुकी होती। यह बातें मेरे सर पर हथौड़े की तरह लग रही थी। एक तरफ मेरा पति था जो शादी से पहले रात मुझे हॉस्पिटल ले गया और मेरा मंगेतर था जिसे मैंने अपने मजबूरियों के आगे कुछ ना समझा था और शादी के लिए हाँ कर दी थी। यही बातें सोचकर मेरे आंसू बहने लगे। तब मेरे पति ने बड़ी बेरहमी से मेरे आंसू साफ किए और कहा जाना चाहती हो तो वह आज क्या है तो देखो, अपनी बाई कलाई जो निशान बना हुआ है वही है राज, जिसे मैं देखकर चौंक सा गया था और तुम्हें लेकर हॉस्पिटल चला गया था कि पता चल सकूं कि असली मुझे क्या ख्वाब लग रहा था आज, क्योंकि बाबा जी ने दूसरी निशानी का बताया ही था कि इसकी लड़की के कलाई और कमर पर निशान होगा। इसलिए मुझे अस्पताल ले गया ताकि लेडीज डॉक्टर देख ले कि मुझे पता था कि तुम्हारी कमर का निशान है या नहीं। जब इस डॉक्टर ने बताया कि तुम वही लड़की हो मैं खुश हो गया। मेरी शादी ऐसी लड़की से होना मेरा सब्र का फल था। मैं जिन लड़कियों को मैं तलाक देता था यह सब की कुंवारी नहीं होती थी, सब उनकी कलाई को मैं देखता था और तलाक दे देता था। अपने पति की बात सुनकर मैंने अपनी आंखों में देखा और वहां लिखी सच्चाई देखकर मैंने नई जिंदगी की शुरुआत करने का इरादा कर लिया। फिर मेरा पति बोला एक बात तो तुमने पूछा ही नहीं। मैं सवालिया नजरों से उसकी तरफ देखने लगी। जब मेरा पति बोला मैं जान चुका था तुम मेरा पीछा कर रही हो और चाहता था तुम वह सब अपनी आंखों से देख लो, मगर तुम सब देख बिगाड़ी वापस आ गई। तुम्हारे मंगेतर पीयूष ने मुझसे रकम ली थी। उसका कहना था कि अगर तुम मुझसे पैसे न दोगे तो मैं शालिनी का पीछा कभी नहीं छोड़ूंगा। तुम जिसकी मोहब्बत के दावे करती थी वह तो लालची निकला। मैंने उसे पैसे दिए और उसने तुम्हारी मोहब्बत उन पैसों के आगे कुछ मुझे बेच दी। अगर मैं उसे पैसे ना देता तो वह तुम्हें बार बार परेशान करके वापस अपनी तरफ करने की धमकी दे रहा था। मैं चाहता था तो उसका बहुत अच्छा जवाब दे सकता था, मगर अपने माँ बाप का एक इकलौता बेटा समझ के मैंने उसे माफ कर दिया। यह सब सुनकर मैं अपनी किस्मत पर शुक्र भेजने लगी कि मेरी किस्मत में पीयूष जैसे लालची इंसान से बचा लिया मैं और मुखिया जी जैसे शरीफ इंसान की पत्नी बना दिया। मुझे अपना पति दुनिया में सबसे मर्दों में अच्छा लग रहा था, क्योंकि उनसे ही मेरे माँ बाप को रहने को अच्छा घर और रुपया पैसा दिया था। उनके साथ अपनी जिंदगी गुजारने की कुछ बुराई ना थी। मैं अपने नसीब पर राजी थी और अपने पति के साथ खुश भी थी। कुछ ही दिनों बाद मेरी दूसरी बहन की भी अच्छी जगह शादी हो गई थी और मैं भी अपने बच्चों और पति के साथ खुशहाल जिंदगी गुजार रही थी। रही बात पीयूष की, वो तो उसे मैं भुला चुकी थी। अब हमारी जिंदगी में सुकून ही सुकून था। शायद कुदरत ने हमें ऐसा ही मिला ना था।
पर आज उस फैसले पर मैं बहुत खुश थी, क्योंकि उस पर फैसले ने मेरी और मेरे पूरे परिवार की जिंदगी की बदल दी। उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन वाली जरूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।